हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ बोर्ड के बारे में। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ बोर्ड के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे आए थे सोशल साइंस के। तो सोशल साइंस में 2024 में जो प्रश्न पूछे गए थे वो किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, और 2023 का ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, तो आप लोग जाकर के वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और मैं 24 का प्रश्न पत्र लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है ना। तो सोशल साइंस का ये पेपर है, जो ओरिजिनल पेपर है। क्यूपी कोड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये रहा क्यूपी कोड और ये सेट 1 है, ठीक है। सीरीज ये है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं किस तरीके के प्रश्न आए थे पीवाईक्यू, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, ठीक है। तो ये सभी पैटर्न्स वगैरह है, देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है। कुछ पैटर्न्स भी देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंट 21 प्रिंटेड पेज प्लस 1 मैप। एक मैप आपको यहाँ पे मस्ट देखना है। प्लीज चेक दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंट 37 क्वेश्चंस, है ना, 37 क्वेश्चन होंगे इसमें। और क्यूपी कोड गिवन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन पेपर शुड बी रिटन ऑन द टाइटल पेज ऑन द आंसर बुक बाय द कैंडिडेट। तो ये लिखना भी रहता है आप लोग को। प्लीज राइट द सीरियल नंबर्स ऑफ द क्वेश्चन आंसर बुक्स बिफोर अटेम्प्टिंग इट। तो आपको सीरियल नंबर भी लिखना होता है। ये सभी क्वेश्चन, ये सभी जो भी कोरम है दिए हुए हैं, ठीक है ना। 15 मिनट टाइम हैज़ बीन अलॉटेड टू रीड क्वेश्चन पेपर। आपको रीड करने के लिए, क्वेश्चन को रीड करने के लिए भी 15 मिनट समय मिलता है आप लोगों को, ठीक है ना। तो 15 मिनट समय मिलता है आपको क्वेश्चन रीड करने के लिए। क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 10 AM, है ना। 10:15 में मिल जाएगा आप लोगों को, है ना। फ्रॉम 10:15 AM टू 10:30 AM द स्टूडेंट विल बी रीड, ठीक है। तो 10:15 बजे मिल जाएगा, 10:30 तक आप लोग क्या करोगे, रीड करोगे, ठीक है ना। उसके बाद 10:30 से आपको अटेम्प्ट करना शुरू करना है, 3 घंटे का उसके बाद समय मिलेगा। तो सोशल साइंस है ना। इसका हम लोग प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इंग्लिश वाला खोल लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख सकते हो, सेक्शन ए में सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। आप लोगों को सेक्शन एफ तक देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सेक्शन एफ तक देखने को मिलेगा आर्ट्स यहाँ पे, ठीक है ना। एफ सेक्शन मिलेगा, ठीक है। और एफ सेक्शन में ही आपको मैप देखने को मिलेगा, ठीक है। मैप जी स्किल जो है वो सेक्शन एफ में ही है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं क्या सेक्शन है, जिसमें कि एमसीक्यू देखेंगे 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। तो पहला सेक्शन है, सेक्शन है जो कि मैप, सॉरी, एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू हम लोग देखते हैं आज का, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो बात करते हैं, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गुस्पी गैरिबल्डी बिलोंग टू। तो गुस्पी गैरिबल्डी चैप्टर 1 से है, हिस्ट्री से, कि गुस्पी गैरिबल्डी किस कंट्री से बिलोंग करता था। तो आई होप कि सबको पता होगा कि गुस्पी जो गैरिबल्डी है वो इटली से बिलोंग करता था। ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है और ये बच्चों को आता भी होगा, आई होप, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है कि द असर्शन रीजन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ए और बी में खास करके। तो द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज बाल्कन। क्योंकि बाल्कन रीजन काफ़ी एक कन्फ्लिक्ट का रीजन था, है ना, टेंशन का रीजन था। तो ये सही बात है 1871 में खास करके, ठीक है। तो ये असर्शन सही दिया हुआ है। नेशनल टेंशन का ये रीजन था। ये रीजन दिया, इसका तथ्य दिया हुआ है कि ए लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर। तो सही दे रखा है कि जो लार्ज पार्ट था ना इसका बाल्कन रीजन का, वो ओटोमन एम्पायर के अंदर में। तो ये भी सही दे रखा है। तो यहाँ पे दोनों सही दे रखा है और दोनों के बारे में एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है ये, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दोनों आते हुए भी कभी कभी यहाँ पे गलती हो जाती है बच्चों से, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट कर रहा है, एक्सप्लेनेशन को सही कर रहा है वो, ठीक है। ये हिंदी में है, ठीक है। हम लोग चलते हैं इंग्लिश वाला खोलते हैं, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में इस इवेंट्स को लगाने हैं, ठीक है ना। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो करेगा ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, डिफीट ऑफ नेपोलियन, है ना, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, है ना, और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। तो आप लोगों को लगाना है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग इसको जरूर लगाइएगा। अगर आप लोग को डेट पता होगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डेट लगाना है। डेट के अकॉर्डिंग ही लगाइएगा। तो डेट के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो आप लोग कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको आप लोग देखिएगा कि डेट क्या है और डेट के अकॉर्डिंग लगाने का प्रयास कीजिए कि क्या डेट है, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस क्वेश्चन का हमें जवाब दीजिएगा, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को आंसर अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है।
आप लोग ज़रूर एक बार डेट, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग जाके एक बार डेट तो सर्च कर लो भाई, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुआ था, डिफीट कब हुआ था नेपोलियन ने, यूनिफिकेशन कब हुई थी इटली की, और यूनिफिकेशन कब हुआ था जर्मनी का। ये 4 डेट मालूम रहेंगे तो आप लोगों को इसमें से आसानी मिलेगी क्वेश्चन को लगाने में। एक बार ज़रूर सर्च करिएगा आप लोग, ठीक है? आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है? आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग इंडियन नेशनलिस्ट इज करेक्टली मैच? इसमें से कौन सा करेक्टली मैच कराना है, ठीक है ना? नेशनलिस्ट के बारे में कौन सा पेयर जो है कि सही है इंडियन नेशनलिस्ट के बारे में। लीडर दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन मतलब किस लीडर का क्या कंट्रीब्यूशन है ये दिया हुआ है, ठीक है ना? सरदार पटेल के बारे में कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, नहीं यार, ये सरदार पटेल इससे संबंधित नहीं है ना? HSRA की बात कर रहा है जो कि 1928 में बनाई गई थी, 1928 में बनाई गई थी, तो ये गलत दिया हुआ है, ये सरदार पटेल से संबंधित नहीं थे, ठीक है ना? भगत सिंह स्वराज पार्टी की बात कर रहा है, ठीक है ना? ये भी गलत दिया हुआ है ना? भगत सिंह स्वराज पार्टी थोड़ी थे, है ना? CR दास और मोतीलाल नेहरू बनाए थे, पता है ना आपको 1923 में। तो ये भी तो गलत ही दिया हुआ है, ये भी भगत सिंह नहीं होगा, ठीक है, सरदार पटेल भी नहीं होगा। CR दास बरदौली, देखो CR दास बरदौली सत्याग्रह थोड़ी थे, बरदौली सत्याग्रह 1931 में हुआ था। कब हुआ था बरदौली? 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था बरदौली सत्याग्रह। और जाहिर सी बात है 1931 में जब हुआ होगा तो CR दास से संबंधित ये नहीं है, ये किस संबंधित है? ये सरदार पटेल संबंधित है ना? जो बरदोली सत्याग्रह हुआ था, ये सरदार पटेल संबंधित है, तो 1931 में। अब तो फिर बच तो गया ऑप्शन नंबर डी, तो जवाहरलाल नेहरू और अवध किसान सभा, बिल्कुल ये सही भी है, ठीक है ना? ये दिया हुआ NCERT में दिया हुआ भी है, अवध किसान सभा, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है? ओके, एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 कह रहा है कि चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। आप लोग को इसमें जो मैच्ड है ना? उसको करेक्ट कर, कौन सा करेक्ट मैच है ये बताना है, ठीक है? तो कह रहा है कि फेरस नेचुरल गैस है, फेरस गैस थोड़ी है नेचुरल, ठीक है ना? गलत दिया हुआ है। नॉन फेरस निकल, करे कि जो नॉन निकल जो है नॉन फेरस है, तो ये भी गलत दिया हुआ है, निकल नॉन फेरस नहीं है, ठीक है? ठीक है, बात समझ में आ गई। और बात कर रहा है कि नॉन मेटलिक मिनरल्स लाइमस्टोन, तो सही कह रहा है कि जो चूना पत्थर है, लाइमस्टोन चूना पत्थर बोलते हैं, ये नॉन मेटलिक है, मेटल थोड़ी है ये, ठीक है? नॉन मेटलिक मिनरल्स है, तो बिल्कुल ये सही दे रखा है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है? सही दे रखा है, तो यही सही जवाब होगा इसका, ठीक है? एनर्जी मिनरल, कोबाल्ट एनर्जी थोड़ी है, ठीक है? तो ये गलत दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे सही है। तो थोड़ा ध्यान से करना होगा तभी जाकर क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6 का देखते हैं। करें कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू द रबी क्रॉपिंग सीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। रबी क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में आप लोग को यहाँ पे क्या करना है? करेक्ट करना है। रबी क्रॉप सोन इन विंटर, करें कि रबी विंटर में बोते हैं इसको, तो सही बोल रहा है भाई कि रबी को हम लोग क्या करते हैं? विंटर में ही बोते हैं, ठीक है ना? ठीक है। देखिए सोन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्ट अप्रैल जून, हाँ ठीक कह रहा है कि अक्टूबर दिसंबर में लगाते हैं, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लगाते हैं, अप्रैल जून में काट लेते हैं इसको हम लोग। तो ऑप्शन सेकंड भी सही कह रहा है। फिर कह रहा है कि इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ मैज कोट, इम्पोर्टेंट क्रॉप्स आर मेज क्रॉप जूट, नहीं नहीं गलत दे रहा है ये। कॉटन तो खरीफ क्रॉप में आता है, जूट भी उसी में आता है, मेज भी नहीं, ये गलत दे रखा है। ये नाम जो दे रखा है ना तीनों का, ये तीनों का नाम दे रखा है, ये खरीफ क्रॉप का नाम दे रखा है, और हमें बात करना है रबी की। तो ऑप्शन नंबर थर्ड गलत दे रखा है, ठीक है? ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? गलत दे रखा है, ठीक है? और फिर बात कर रहा है इसकी कि पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट, वीट के लिए बहुत बहुत सही दे रखा है कि पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीट के लिए। ऑप्शन नंबर 1 2 4 सही है यहाँ पर, ठीक है? 4 सही है। तो 1 3 4, पहले में तो 1 3 4 है, दूसरे में 2 3 4 है, तीसरे में 1 2 4, हाँ तो तीसरा मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। तो इस तरीके से आप लोगों को करने हैं क्वेश्चन को, ठीक है? तो ध्यानपूर्वक करिएगा ताकि सही जवाब मिले। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जो ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आप लोग को इसमें चूज करना है कौन सा सही दिया हुआ है, ठीक है? इट डेवलप इन एरिया विथ हाई टेम्परेचर, है ना? हाई टेम्परेचर वाले एरिया में ये होता है, ठीक है? ठीक है। और फिर कह रहा है कि इट इज़ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, है ना? हैवी रेन कारण ये लीचिंग भी देखने को मिलता है इसके अंदर में। ह्यूमस कंटेंट इसमें ह्यूमस बहुत कम पाया जाता है, ठीक है ना? तो ऐसा क्या है ये? एरिड सॉइल है, येलो सॉइल है,
लेटराइट है या फिर ब्लैक है? बिल्कुल, तो ये लेटराइट सॉइल, कैसी सॉइल है ये? लेटराइट सॉइल की ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएँ हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग को हर सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ कर के जानी है। ऐसे प्रश्न भी आप लोग को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? इसीलिए पीवाईक्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है करके जाना, ताकि क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग को पहले से पता रहे। पिछली बार मैंने करवाया था, बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए थे, ठीक है ना? तो प्लीज़ इस बार भी आप लोग सभी लोग करके जरूर जाइएगा, ठीक है, जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, विच द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू द बिलीफ इन एन एडवोकेसी फॉर द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी ऑफ वुमेन, ठीक है ना? तो कौन सा टर्म आता है इनके लिए, ठीक है ना? एडवोकेसी की बात करता है, पैट्रियार्की, मैट्रियार्की, सोशलिस्ट या फिर फेमिनिस्ट, ठीक है? तो कौन सा जवाब सही होगा? बिल्कुल, तो ये औरतों की बात कर रहा था, तो ये फेमिनिस्ट की बात कर रहा है ना, फेमिनिस्ट की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, इंडिया कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है? तो सही बात है, ये बिल्कुल सही दे रखा है कि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है भाई, ये सही दे रखा है। मतलब इसमें से चूज करना कौन सा दिया है। ऑल द कम्युनिटी हैव फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस रिलीजन, हमारे यहाँ ठीक है करना है, ये सब दिया हुआ है कि हमारे यहाँ रिलीजन फ्री दिया हुआ है, ठीक है ना? प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं रिलीजन को। विच द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म इज गिवन अबव द स्टेटमेंट, है कौन सा सही है इसमें से? तो ये जो दिया हुआ है दोनों वर्ड्स, है ना, ये किसके बारे में बता रहा है? तो रिपब्लिक, सेकुलर, सॉवरन या फिर सोशलिस्ट। तो दो ये चीज़ें दे रखी है, ये दे रखा सॉरी सेकुलर के बारे में, धर्मनिरपेक्ष के बारे में, है ना, कि इंडिया कोई भी क्या है, धर्म अपना नहीं है। सभी लोग हमारे यहाँ किसी भी धर्म जाति का वो अपना धर्म को अपना सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है, उसको प्रोपोगेट कर सकता है, ठीक है ना? तो ये सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सेकुलर बोलते हैं इसको, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। थोड़ा मैच करने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से थोड़ा मैच करना है भाई, इसको मैं नीचे कर दे रहा हूँ। ओके, चलो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है, कह रहे कि यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, और इससे प्रश्न आते ही रहते हैं भाई, और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं कभी कभी, है ना? तो चलो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है? तो यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट, यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट क्या है इसमें से? तो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो स्टेट गवर्नमेंट एलोन मेक लॉ इन ऑन इट, नहीं, तो स्टेट यूनियन लॉ नहीं बनाती है। स्टेट फिर फॉर यूनिफॉर्मिटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेचर, हाँ, तो यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, तो ऑप्शन नंबर बी 1 का बी हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट में क्या होता है, ये देखते हैं। स्टेट लिस्ट में जाहिर सी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है अकेले, तो ये रहा, ठीक है ना? ऑप्शन 2 का ये हो जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं 3 की, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में दोनों मिल के काम करते हैं, तो कहाँ लिखा है देखो, सब्जेक्ट अंडर द जुरिस्डिक्शन, हाँ, सेंट्रल स्टेट दोनों मिल के काम करेगी, तो इसका तो ये हो जाएगा, फिर तो बस गया यही, तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है ना? तो मिला लेते हैं 1 का डी, 1 का सॉरी 1 का बी, 1 का बी कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे 1 का बी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विच द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बेल्जियम टू फॉर्म द सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स, क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि बेल्जियम ने एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई थी ब्रुसेल्स में? तो इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है ना? प्रोमोटिंग कल्चरल इवेंट्स को प्रमोट करने के लिए, मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशन को मैनेज करने के लिए, इन्फोर्सिंग लोकल लॉज, या फिर इंश्योरिंग लिंग्विस्टिक एकोमोडेशन। बिल्कुल, तो ये लिंग्विस्टिक एकोमोडेशन को, है ना, इंश्योर करने के लिए ऐसे काम करी थी सरकार ने, ठीक है ना? वहाँ पे 11 का डी होगा, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, कि क्या है 12 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ टू पार्टी सिस्टम, किस कंट्री में दो पार्टी सिस्टम है? टू पार्टी सिस्टम किस कंट्री में पाए जाते हैं? चाइना, यूके, इंडिया या फिर पाकिस्तान? बिल्कुल, तो यूके या फिर कहीं यूएस भी अगर आ जाए तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ भी क्या है, टू पार्टी सिस्टम है, ठीक है ना? तो दोनों में क्या होता है, टू पार्टी सिस्टम है, ठीक है? अगर आप लोग को पता है तो बता सकते हैं कि यूके में, यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सी दो पार्टियां हैं टू पार्टी सिस्टम में के अंतर्गत? ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ठीक है? कह रहे हैं कि व्हाट रोल डू चेक्स एंड बैलेंस
प्ले इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री में चेक एंड बैलेंस का काम कौन करता है इसमें से, इसके बारे में आपको सूटेबल आंसर चेक करना है। तो इसका मतलब क्या होता है चेक एंड बैलेंस का, टू एस्टैब्लिश ए डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। करेक्ट, इस्टेब्लिश करना डायरेक्ट गवर्नमेंट विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, नहीं बिना रिप्रेजेंटेटिव के डायरेक्ट गवर्नमेंट फॉर्म करना मुश्किल है। टू क्रिएट सेपरेशन पावर टू प्रिवेंट फ्रॉम अथॉरिटी, हाँ देखो ये सही दे रखा है कि यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, क्रिएट करते हैं, सेपरेशन होता है ना, समझ में आ रहा है। चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या होता है कि सबका अलग अलग पावर होता है, अपने अपने पावर में अपने अपने उसमें के अंदर में सब लोग काम करेंगे। टू क्रिएट सेपरेशन ऑफ पावर टू प्रिवेंट फ्रॉम ऑथोरिटाइजेशन, है ना, कोई भी आपके जो पावर दी गई है उस पावर में कोई भी है ना दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। और ऐसे प्रश्न, ये जो प्रश्न है ना ये लगातार आते हैं और काफ़ी आसान सा प्रश्न है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे भी प्रश्न आ रहे हैं क्योंकि 2023 में ऐसा प्रश्न आया था, तो मैंने बच्चों को बताया था कैसे प्रश्न आए हैं, और 2024 में भी ऐसे ही प्रश्न आए हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से। लेकिन सपोज द मंथली इनकम ऑफ फैमिली मेम्बर्स, तो सपोज कह रहा है कि फैमिली मेम्बर्स का इनकम इतना, मदर का इतना है, फादर का इतना है, सन का इतना है, डॉटर का इतना है। कह रहा है कि एवरेज इनकम कितना है। यार कितना आसान क्वेश्चन दिया, सबको जोड़ दो, जोड़ के क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, जोड़ दो सबको, जोड़ के 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो जोड़ने पे कितना आएगा, 40 20 60 हो गया, 60 40 20 60 हो गया, इधर 60 और इधर 70 हो गया, ठीक है, 130, है ना, और 4 से डिवाइड कर दोगे 32 500, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आसान, बहुत ही ईजी सा प्रश्न था, कर सकते हो सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस इज गिवन प्रायोरिटी बाय द वर्ल्ड बैंक विद रिस्पेक्ट टू द डिप्लॉयमेंट, है ना, डेवलपमेंट। तो कौन सा होगा, किस पे ये कार्य करता है, प्रायोरिटी देता है वर्ल्ड बैंक, इन्फेंट मोर्टेलिटी को, इक्वलिटी को, या फिर बॉडी मास इंडेक्स पर कैपिटा इनकम। तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड बैंक की बात करो खास करके डेवलपमेंट के लिए, तो ये पर कैपिटा इनकम पे ध्यान देता है वर्ल्ड बैंक, किस पे, पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। तो इसका सही जवाब देना है कि क्या सही जवाब होगा, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेसेस एंड ट्रेड सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं इसको हम लोग, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है, या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, लिबरलाइजेशन बोलते हैं। तो यही करेगा, रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर देना, है ना, बिजनेस पे, है ना, तो इसे बोलते हैं हम लोग लिबरलाइजेशन। क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। हमारे यहाँ एलपीजी बात करते हैं, एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कब आया, 1991 में आया, 1991 में आया, ठीक है ना। तो याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, 17वां क्या होगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी। ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी का क्या, इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है, तो ऑर्गेनाइज का क्या जवाब होगा। ए फार्मर इरिगेशन हिज फील्ड, फार्मर इरिगेट कर रहा है फील्ड को। हैंडलूम वेवर वर्किंग इन हर हाउस, ठीक है। हेड लोड वर्कर कैरिंग सीमेंट्स, टीचर टेकिंग क्लास इन गवर्नमेंट स्कूल, तो बिल्कुल सही दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो टीचर टेकिंग क्लास इन द गवर्नमेंट स्कूल, यही है ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी, ठीक है ना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, ठीक है। ओके 18, विच इज द फॉलोइंग आर डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ ए प्रॉस्परस फार्मर्स, है ना, जो प्रॉस्परस फार्मर है उनका डेवलपमेंटल गोल्स क्या है, ठीक है ना। बेटर वेज, हाई सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स, एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम, या फिर मोर डेज फॉर वर्क। तो क्या सही जवाब होगा, ठीक है ना। बिल्कुल, तो सही जवाब जो है वो है हाई सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स और एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम, ठीक है ना। यही है प्रोस्परस फार्मर्स का डेवलपमेंट गोल। ये लोग चाहते हैं ना, आप लोग पढ़ोगे चैप्टर कि क्या क्या डिमांड रहता था, हर किसी का अपना अपना डिमांड अलग अलग होता है। तो इनका डिमांड क्या होता है, ये होता है, ठीक है ना, 2 और 3 इज करेक्ट, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, वाई डू लेंडर ऑफन रिक्वायर्स कोलेट्रल बिफोर लैंडिंग लोन, है ना। तो जो लोन लेना होता है, ठीक है ना, तो कोलेट्रल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना, हमें लोन लेने से पहले। इसका मोस्ट सुटेबल कौन सा जवाब होगा वो बताना है, ठीक है। तो टू लोअर इंटरेस्ट रेट, नहीं लोअर इंटरेस्ट रेट ये कोई मतलब नहीं दे रखा है। टू एस्टैब्लिश पर्सनल रिलेशन, नहीं इस पर्सनल रिलेशन आपसे रिश्ता थोड़ी निभाना उन लोग को। टू इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन, नहीं नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ द लोन, हाँ ठीक है ना, कहीं आप लोन लेके बैठ ना जाओ, है ना, इस वजह से, है ना, रिस्क न ले,
और आप लोग नहीं जमा पाएगा तो आपकी प्रॉपर्टी वो लोग ले ले, इस वजह से 19 और डी होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, और एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो लुक एट द गिवन केयरफुली आफ्टर द इनकम ऑफ द बैंक्स, है ना। तो इसको बारे में बता रहा है डिपोजिशन और बोरोवर्स के बारे में। यहाँ पीपल मेक डिपॉजिट, पीपल मेक विड्रॉ एंड गेट इंटरेस्ट, है ना, पीपल टेक लोन्स और पीपल रिपे लोन विद इंटरेस्ट, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग, है ना, इसका सही जो आप चूज करिए। करे कि द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट डिपॉजिट इन बोरो बाय द बैंक टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नहीं, ये गलत दिया है कि डिफरेंस बिटवीन अमाउंट डिपॉजिटेड इन बोरो बाय द बैंक रिजर्व ऑफ इंडिया। ये हम लोग रिजर्व बैंक में थोड़े जमा करते हैं पैसे भाई, हम लोग तो अपने बगल वाले जो भी बैंक होते हैं वहाँ पर जमा करते हैं। द डिफरेंस ऑफ अमाउंट इंटरेस्ट बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर व्हाट इज पेड टू द डिपोजिटर। बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर सही दे रखा है। जो डिफरेंस होता है ना अमाउंट इंटरेस्ट का, है ना, बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर, जो बोरोवर से ले रहा है वो डिपोजिटर को, जब मान लो कि हम गए पैसा जमा कर दिए तो हम भी तो इंटरेस्ट रेट लेंगे ना, अगर पैसा जमा किए हैं तो। और एक कोई गया लोन लेने के लिए, वो दे रहा है, तो दोनों के जो डिफरेंस होते हैं ना, कुछ बैंक खुद ले लेती है और कुछ क्या करती है डिपॉजिटर को दे देती है। इस तरीके से बैंक चला करते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी देखो सही दे रखा है, ठीक है ना। इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन को देख लिया, ठीक है। ओके, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपको मिलने वाले हैं सेक्शन बी में, ठीक है। तो सेक्शन बी बात कर रहा है सिल्क रूट की। द सिल्क रूट वाज ए गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्रीमोड ट्रेड्स एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन द डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद सजेस्ट 22 कह रहा है सजेशन टू मेजर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 क्वेश्चन है, ठीक है। देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन है सेक्शन बी के। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन बी, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी क्वेश्चन देख सकते हो, पढ़ सकते हो आराम से। सेक्शन बी सी कर कुछ सारे क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग। उसके बाद सेक्शन डी एक के क्वेश्चन सारे पढ़ लो, ठीक है। ओके, उसके बाद चलता हूँ आंसर की ओर, ठीक है ना। सेक्शन डी हो गया, ओके। तो इस तरीके से सेक्शन डी हो गया। सेक्शन ई पे चलते हैं, ये रहा सेक्शन डी का और भी क्वेश्चन 33 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। उसके बाद सेक्शन ई, है ना, सेक्शन ई ये पढ़ना होगा आप लोग को, है ना। उसके बाद आप लोग को जवाब देना किस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिए 34.1 34.2 34.3, और ये भी देख सकते हो। और इसके अकॉर्डिंग फ्लड्स के बारे में दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, उसको पढ़ने के बाद जवाब देना है इसको, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, उसके बाद जवाब देना है। तो लोकल गवर्नमेंट के बारे में ये है, उसके बाद इसके बारे में क्वेश्चन जवाब देना है, ठीक है ना। सेक्शन एफ इधर है, ठीक है। सेक्शन एफ में दे रखा है डैम वगैरह है, और फिर आपको यहाँ पे करना है कि सबको मैच करना है और मैपिंग करनी है उसको, ठीक है ना। यानी 3 को मैप करना है डैम को, ठीक है। और यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं और 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं। ये मस्ट हो, यही हमेशा पैटर्न है आने का। तो चलो चलते हैं आंसर की ओर, ठीक है। ओके, तो ये रहा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का सिल्क रूट वाला जो क्वेश्चन था। द सिल्क रूट वाज ए गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड्स एंड कल्चर बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सप्लेन। तो यहाँ पर आप लोग को पॉइंट लिखे हुए हैं, आप लोग आराम से इसको पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आराम से पढ़ें आप लोग, ठीक है। 22 आप पढ़ सकते हो आराम से बैठ करके, एक एक पॉइंट को देखो कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करना है, कैसे क्वेश्चन मार्किंग होंगे, अच्छे से लिखा हुआ है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाउ टू गिव द आंसर, ठीक है ना। तो वाई इज़ पावर शेयरिंग डिजायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, ठीक है। देख सकते हो क्वेश्चन आराम से यहाँ पर हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में क्या अंतर है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट 24 है, आप लोग आराम से पढ़ो इसको। सेक्शन सी यहाँ पर है, देख सकते हो। डिस्क्राइब एनी 3 कॉज ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्या कारण थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के, तो इससे भी कारण यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। डिस्क्राइब एनी 3 कॉज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के क्या कारण है वो सब दे रखा है, इतने सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में है, आप लोग पढ़ सकते हो आराम से। एनालाइज द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बारे में आपको एनालाइज करना है पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। तो 27 क्वेश्चन नंबर। उसके बाद 29 कह रहा है कि हाउ इज क्रेडिट एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्रेडिट क्यों जरूरी है, तो ये इसका जवाब दे रखा है, ठीक है।
7 से 8 पॉइंट में, तो आप लोग इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आराम से पढ़ना है क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन हैं, थोड़े से आराम से पढ़ने और जवाब देने, ठीक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन थ्री फॉर्मेशन ऑफ द यूके, ग्रेट ब्रिटेन, इसके बारे में देखना है। उसके बाद चलते हैं हम लोग मैप बेस्ड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। मैं ये पूरा का पूरा पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग वहाँ से इसको ले लीजिएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम में मैं इसका पूरा पीडीएफ डाल दूंगा, क्वेश्चन विद आंसर मैं वहाँ पर डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे और आराम से इसको पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है ना। ठीक है, तो ये रहा मैप वाला क्वेश्चन, जो कि मैपिंग यहाँ पे कर दी गई है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन थे मैप के, ठीक है, तो यहाँ पे डांडी वगैरह, डांडी मार्च, हीराकुंड डैम, ठीक है, मुंबई, है ना, स्टेशन और टेक्नोलॉजी पार्क, ये सब कुछ यहाँ पे मार्क है। मद्रास, चेन्नई, ठीक है। तो अटेम्प्ट एनी 3 करने थे, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। सो आप लोग इसको देख सकते हो, पाँचों को मार्क किया गया है जो भी थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में साइंस के साथ, या फिर सोशल साइंस, या फिर मैथ्स के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप एबीटी क्लासेस जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी पीडीएफ मैं यहाँ पर सेंड कर दूंगा।